और ये जो खूबसूरत सा नज़ारा और ये जो खूबसूरत सा तालाब आप देख रहे हो ना, ये मेरे गांव का है। और मैं अभी अपने गांव पे दीपावली की छुट्टियों में आया हुआ हूँ। और मैंने सोचा ना क्यों ना केदारनाथ के बारे में हम एक गाइड वीडियो बना दें। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो केदारनाथ के लिए या केदारनाथ जाने का सोच रहे हो, तो आपको एक ऐसा वीडियो दे दूं कि आप इस वीडियो को देख के कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, कौन सा रूट लेना है, वो सारा चीज़ आप जान जाओ। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। आई होप कि अभी मैंने जो अपनी केदारनाथ वाली राइड और केदारनाथ वाली यात्रा कंप्लीट की है और उसका जो भी पूरा 7-8 वीडियो का ब्लॉग आया है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अब इस वीडियो को इस ब्लॉग को, इस राइड को पूरा कंप्लीट करते हुए एक गाइड वीडियो बना देते हैं, ट्रैवल गाइड वीडियो। तो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो केदारनाथ का टेम्पल है वो खुलता कब है और बंद कब होता है। तो हमारा जो केदारनाथ का टेम्पल है ना, वो मई में खुलता है और नवंबर में बंद होता है। तो इसके डेट जो है वेरी करते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो तिथि पड़ती है। कुछ हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो तिथि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग वो ओपन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लोज़ होता है। अब हम बात कर लें कि रूट कौन कौन सा ले सकते हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। और आप दिल्ली से बात करें, दिल्ली से अगर आप केदारनाथ की तरफ जाना चाहते हो तो हम पहले रेफरेंस रखते हैं दिल्ली, क्योंकि वहाँ तो बहुत जगह से लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग पहुँचते हैं। लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट है दिल्ली है, उसकी बात करते हैं। तो अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो तो दिल्ली से आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं जाने के लिए। तो आप बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बसेस से जा सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो। तो हमने अभी अपनी जो राइड कंप्लीट की है बाइक से की है। तो हमारा जो ये वीडियो है फोकस होगा बाइक के ऊपर ही कि बाइक से आप कैसे कैसे जाओगे। तो हमने जो जाते टाइम रूट लिया था, ऋषिकेश होके हम निकले थे। फिर हमने जो रूट लिया था, जो नॉर्मल रूट है, वो शिवपुरी होते हुए श्रीनगर होते हुए केदारनाथ जा। लेकिन हम उस रास्ते पे बहुत 30-32 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद हमें पता चला था कि वो रास्ता बंद है। फिर हम वापस ऋषिकेश आए थे। तो फिर हमने न्यू टेहरी और टेहरी डैम होते हुए वहाँ का रास्ता कंप्लीट किया था। तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ गई थी। तो बात कर लेते हैं रूट की। तो हम जो पहला ऑप्शन है वो है ऋषिकेश होते हुए जाना। लेकिन अगर मैं कहूँ तो अभी का जो हाल है रोड का, अभी आपको रुड़की से लेके ऋषिकेश तक रोड का हाल बहुत ही बुरा मिलने वाला है। तो आप अगर ऋषिकेश होते हुए जाना चाहते हो, अगर ऋषिकेश में स्टे करना है, ऋषिकेश को एक्सप्लोर करना है, तभी ऋषिकेश होते हुए जाओ। वरना एक दूसरा रोड ऑप्शन है जो कि मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेहतरीन रोड ऑप्शन है आपके लिए। वो है बिजनौर होते हुए कोटद्वार पहुँचे, वहाँ से फिर आप श्रीनगर पहुँचो, फिर उसके आगे आप सोनप्रयाग पहुँचो। तो अभी के लिए आप ये वाला ऑप्शन ही चूज़ करो, क्योंकि ये अभी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए मेरे हिसाब से, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। तो अब अगली बात आती है कि आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जाना कैसे है। आप पैदल ट्रैक करके जाना चाहते हो, या तो पालकी या खच्चर लेना चाहते हो, या पिट्ठू लेना चाहते हो, या फिर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो। तो हेलीकॉप्टर के लिए कई सारी प्राइवेट कंपनियां, आप उसको नेट पे सर्च कर लीजिए, बुकिंग करा लीजिए। फाटा से मिलता है। तो फाटा जो है सोनप्रयाग से पहले ही 10 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट केदारनाथ पहुँच सकते हो। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। फिर आगे आपका दूसरा ऑप्शन हो गया ट्रैक करके जाओ, या फिर तीसरा ऑप्शन हो गया खच्चर या पिट्ठू या पालकी से जाओ। ये सारे ऑप्शन हो गए। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 किलोमीटर पहले ही फाटा पड़ता है, वहाँ रुक जाओगे। फिर अगर आपको ट्रैक करना है, घोड़े से जाना है, तो उसके लिए क्या मैं बता रहा हूँ, अगर आप शाम में पहुँच रहे हो तो आप रुकने के लिए सोनप्रयाग से पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही सीतापुर पड़ता है, वहाँ पे रुक जाओ। वहाँ पे अच्छे होटल हैं, अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद आप आराम से सुबह सुबह ट्रैक अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोनप्रयाग में रुकोगे तो उस टाइप के होटल भी नहीं मिलेंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे। और तीसरा, आपको रुकने का गौरीकुंड में भी आप रुक सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है कि आप सीतापुर में ही रुको और वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ के लिए निकलो। और अगली बात आती है बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन की। अगर बुकिंग आपको करानी है तो आपके ट्रैकिंग, जो आपको ऊपर जाने का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो या घोड़े या पालकी से जाना चाहते हो तो उसके लिए आप सीतापुर में
बुकिंग करा लो, ऑनलाइन सारा बुकिंग करा लो। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक साइट है केदारनाथ बद्रीनाथ करके, आप उस पर भी जाके अपनी जो केदारनाथ धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो भी करवा लो। और केदारनाथ में अगर आपका स्टे करने का प्लान है तो वहाँ पे भी आप पहले से ही बुकिंग करा के रखो, क्योंकि जो हमने प्रॉब्लम फेस की वहाँ जाने के बाद, अचानक से हम पहुँचे और वहाँ पे फिर हमें ना सोनप्रयाग में होटल मिला ढंग से, और ना ही हमें केदारनाथ मंदिर के पास होटल मिला अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप ये चीज़ें पहले ही कर लो। और बात करें होटल की, तो होटल जब हम पहुँचे थे तो इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी डिमांड हो गई थी, तो काफ़ी महंगे थे। लेकिन मेरे हिसाब से आप कम से कम 1000 से लेके 1500 मिनिमम बजट तो लेके ही चलो होटल्स के लिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर भी जैसे जैसे रूम्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। और बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ में भी आपको हॉस्टल मिल जाएंगे 350 500। लेकिन अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम कम से कम आपको 3000 का बजट लेके चलना पड़ेगा। और अगली बात करें हम केदारनाथ पहुंचने की, तो केदारनाथ पहुंचे कैसे। अगर आप केदारनाथ के लिए ट्रैक कर रहे हो ना, तो कोशिश करो आप जो भी ट्रैक पैंट पहनो या अपना टी शर्ट पहनो और उसके ऊपर आप एक लाइट जैकेट पहन लो। मेरे हिसाब से इतने से ही आपका काम बन जाना है। अगर आपको वहाँ रुकना भी है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके ना चलो। अपनी टॉयलेटरीज़ ले लो, अपने अंडरवियर्स ले लो, अंडर गारमेंट्स ले लो, और बस इतने से काम हो जाएगा, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा सामान कैरी करोगे तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, या तो आप पिट्ठू में अपना सामान लगवा दो या तो घोड़े पे लगवा दो। अगर आप पूरा 15 किलो या 10 किलो 5 किलो का कोई भी बैग रहे आप लेके ट्रैवल करोगे या लेके ट्रैक करोगे तो आपको आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें होने वाली। 16 किलोमीटर का बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत स्टीफ ट्रैक है। और उसमें होता क्या है कि आप जब 10 किलोमीटर के बाद पहुँचोगे ना, तो एक तो आप पूरी तरह से थक चुके होगे तब तक, और उसके बाद जब आप उस लेवल पे उस हाइट पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगेगी। आपको बहुत जल्दी थकान होने लगेगी और बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। और हाँ, आप जब ट्रैक कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप खाना ज़रूर खा लेना, खाली पेट तो मत ही जाना। क्योंकि मैं खाली पेट चला गया था और हमारी टीम भी चली गई थी पूरी, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ जाके मेरी दिक्कत हो गई थी, इतनी उल्टियाँ करनी पड़ी थी मुझे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ऊपर जाते टाइम आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी मिलेंगे, बोर्ड पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आप खाते रहो, तो आप खाली पेट मत करो। और इन सब के बीच में एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप केदारनाथ निकल रहे हो दिल्ली से, तो कोशिश करो कि दिल्ली से सुबह सुबह निकलो और शाम होते होते तक वहाँ पे आप सोनप्रयाग तक या सीतापुर तक पहुँच जाओ। और वहाँ पे उस दिन रूम लेके आराम से आराम करो, अच्छी तरीके से जल्दी खा के और जल्दी सो जाओ। और अगले दिन सुबह सुबह उठ के केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दो, तो आप टाइम से केदारनाथ पहुंच जाओगे। उस दिन आप एक्सप्लोर कर लोगे। शाम की आरती 6 बजे से शुरू होती है, तो उस समय आरती का भी आप लाभ उठा लो, आरती के भी मज़े ले लो और आराम से स्टे करो वहाँ पे। और सुबह सुबह फिर जैसे ही कपाट 7 बजे खुलेंगे वहाँ जाके दर्शन करो और नीचे के लिए उतर लो। बाकी जो केदारनाथ से सोनप्रयाग तक की यात्रा है वो आप बहुत इजीली कवर कर लोगे, क्योंकि उसमें नीचे उतरना होता है, तो आप बिना कुछ किए हुए आराम से उतरते जाओगे। तो जो जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा उससे आधा ही टाइम आपको नीचे आने में लगेगा। हमें लगभग 8 घंटे के आसपास लगे थे ऊपर जाने में, वही हमने 4 घंटे 4.25 घंटे में ऊपर से नीचे तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। अगर और भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी कोई आपके मन में डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी चीज़ें आपको जानना है तो मेरा लाइव एक्सपीरियंस क्या है वो मेरे ब्लॉग में आप पीछे जाके मेरी पीछे वाली वीडियो पे देख सकते हो। तो कल दीपावली होने वाली है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और आप सारे लोग अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करो, इस लाइट्स के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो। और एक काम करना, ये देख रहे हो ना खूबसूरत सा चीज़, खूबसूरत से ब्लॉग में आपने हमारे पहाड़ों में कितना खूबसूरत चीज़ देखा। इन सब को बचाने के लिए ना हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा, तो कोशिश करना पटाखे ना फोड़ो। और फोड़ने का बहुत मन भी कर रहा है तो बहुत थोड़े फोड़ो, एक फुलझड़ी जला लो या एक बम जला लो। देखो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि एकदम नहीं चलो, फेस्टिवल है, थोड़ा सा 1-2 चला लो बस। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ का जो सीन है ना काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा है। चिड़िया इधर उधर, ये अपना तालाब, ये सारे पेड़ पौधे
ऐसी जगह आके ना वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। हैप्पी दीपावली, जय हिंद, जय भारत।